क्या तो सनी आउट किया, 7 विकेट ले जल्दी जल्दी, मजा आ गया। उसी को जब एक कैच छूटा था तो गाली देते रहे हो हैं? तभी 2 विकेट लिया है। अब बहाना थे डेप्रिसिएशन के ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, है ना। अब अपन पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन बनता है। 316 जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन जनरेट होता है। क्या कौन से कारण है जिससे डेप्रिसिएशन कम या ज्यादा हो जाएगा। पहला फैक्टर क्या है, देखो कॉस्ट ऑफ एसेट्स। अब ये याद ना रहे तो पहला ऐसे याद कर सकते हो, फैक्टर क्या है पहला, कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या होता है, क्या बताया था कॉस्ट का मतलब, वो पूरा जितना उसकी कॉस्ट है जितने का वो है। जैसे डेप्रिसिएशन किस पे लगाते हो, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इस पे लगाते हो। उसकी जितनी प्राइस होगी उसी पे तो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे ना, 10%, 5%। तो अगर प्राइस कम है तो डेप्रिसिएशन भी कम होगा, प्राइस ज्यादा होगी तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होगा। तो फैक्टर मतलब कौन से कारण हैं या किन कारणों से डेप्रिसिएशन लगता है, क्यों लगता है। पहला, किसी न किसी प्रोडक्ट की या मशीन की या फिक्स्ड एसेट्स की प्राइस होती है, उस कारण उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। दूसरा कारण क्या है, देखो एस्टिमेटेड लाइफ। उसमें क्या होता है, हर मशीन की एक लाइफ होती है भाई। जैसे आदमी की लाइफ होती है वैसे किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ होती है। अब ये सोफा है भैया, 20 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा। घर बनाया 50 साल चलेगा। कार लाए 10 साल 20 साल चलेगी। हर प्रोडक्ट की अपनी लाइफ साइकिल है, यानी उसका जीवन काल है इसको बोलते हैं। उतने समय तक वो बढ़िया चलेगी, उसके बाद फिर तुम चाहे रिपेयरिंग करा के घसीट घसीट के जितना चला लो, पर एक सर्टेन लाइफ होती है हर प्रोडक्ट की। उसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है, क्योंकि उतने साल के बाद हमको नहीं चाहिए होगी भाई। आज आप जिस घर में रह रहे हैं 40 साल बाद, 50 साल बाद वो घर उस तरह का तो नहीं रहेगा, तब तुमको नया घर चाहिए। तो वो कैसे आएगा, जो अभी घर है उसकी जितनी वैल्यू हर साल कम हो रही है, उतना पैसा अपनी इनकम से आप अलग करके अगर कहीं जमा करते जाओ तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद तुम एक नया घर ले सकते। अगला क्या फैक्टर है, देखो रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है, ब्रेकअप वैल्यू, इसी को बोलते हैं हाँ ब्रेकअप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, जो अभी अपन ने बात की कि लाइफ होती है 40 साल, 10 साल, 20 साल। तो 40 साल, 10 साल या 20 साल बाद वो प्रॉपर्टी कितने में बिकेगी। अब तुम्हें कार लाए 10 लाख रुपए, 10 साल चला ली, 10 साल चलने के बाद वो कितने की बिकेगी, 4 लाख 2 लाख, है ना। हम कबाड़ का भी कीमत माने अगर, तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप का मतलब ही होता है कबाड़, है ना, जो कबाड़ है। तो उसकी कबाड़ में जो कीमत होगी, इस कारण से भी डेप्रिसिएशन निकलता है। ये फैक्टर है, जितना स्क्रैप वैल्यू हाई होगा उतना डेप्रिसिएशन कम होगा। जैसे गोल्ड की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होती, गोल्ड से जितना पुराना हो जाए कीमत उसकी बढ़नी है, घटनी नहीं है। तो बट एसेट्स की स्क्रैप वैल्यू होगी भाई। आप एक सोफा खरीदे हो, आज इस सोफे को मैं बेचना चाहूँ तो सेकंड हैंड के रेट में बिकेगा ना, ओरिजिनल के रेट में थोड़ी बिकेगा। तो इसकी वैल्यू घट गई, तो जो लास्ट में बची हुई वैल्यू है वो स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। अगला क्या है, देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये क्या चीज है, इन तीन बताओ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पैसा सेव करना। हमने कहीं कोई पैसा लगा के रखा, बचा के रखा है, ठीक। तो उससे हमको जो इंटरेस्ट मिल रहा है यानी ब्याज मिल रहा है,
जैसे तुमने मान लो ये शेयर खरीद पैसा बैंक में जमा करती हैं, 1 लाख जमा तो करते इंटरेस्ट हैं, मिलेगा, बैंक उनको ब्याज देगा। अगर तुमने जमीन खरीद ली तो कुछ समय बाद उसकी कीमत बढ़ के मिलेगी। तो जो कीमत बढ़ के मिली, या तुमने किसी को पैसा दे दिया उधार ब्याज पे, वो तुमको इंटरेस्ट देगा। जैसे इसने बोला पैसा हमने शेयर में लगा दिया, शेयर की वैल्यू बढ़ गई, तो वो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जमीन का 80% चांसेस रहते हैं रेट बढ़ने के, घटते बहुत कम है ना। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है ना कि उस कंडीशन पे एरिया पे क्या बन रहा है। मान लो कोई ऐसी जगह तुम्हारी जमीन है जहाँ अचानक से गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आ गया, बढ़ जाएगा। लेकिन कभी जब गवर्नमेंट अपन जमीन लेते तो अपन से कम रेट में लेती है, कम रेट में जितना हम खरीदते हैं। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रेट होगा वो मिलेगा। हाँ वही मिलेगा, और अपन को तो नॉर्मली मतलब उसने जितनी मन चाहे बेची तो और उसका जो एक्चुअल प्राइस होगा वही देगा। अच्छा अच्छी बताओ ना, सिंपल सी बताओ, जमीन का रेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोग आबादी बढ़ रही है, तो लोग खरीद रहे हैं डायरेक्ट। सबसे बड़ा कारण ये है कि जिसके पास पैसा है वो एक साथ 4-4, 10-10 जमीन अपने पास रखे हुए हैं। अगर गवर्नमेंट ये नियम लगा दे कि एक आदमी के नाम पे 2 जमीन से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती, एक घर एक दुकान, हाँ तो तब क्या होगा? जमीन का रेट घट जाएगा, जमीन का रेट अपने आप घट जाएगा। क्योंकि लोग अब पहले खरीद रखे हैं, फ्यूचर सोच इन्वेस्टमेंट करके सोच के रखे ना। तो जिसको घर के लिए जमीन चाहिए उसको महंगी मिल रही है तो वो घर ले नहीं पा रहा। तुम इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो, वो बेचारा घर ही नहीं ले पा रहा। तो ये रीजन होते हैं कई बार जमीन के रेट बढ़ने की, ठीक है ना। तो जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन लगता है। क्यों? क्योंकि जो पैसा हमने डेप्रिसिएशन में निकाला वो हम क्या कर देते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जब इन्वेस्ट करेंगे तो हमको वहां से भी इनकम होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था अपनी बाइक का कि मैं 40,000 की बाइक खरीदा था, अगर मैं 4,000 रुपए हर साल निकालता तो वही 4,000 अगर मैं कहीं जमा कर देता तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलता। 10,000 हो जाता क्या, 40 से और बढ़ ही जाता क्या, ज्यादा हो जाता, क्योंकि 10 साल में तो मैं 40,000 जमा ही कर देता ना। और जो पहले साल मैंने जमा किया उस पर भी ब्याज मिलता, दूसरे साल पे, तीसरे साल पे, चौथे साल पे, हर ईयर मुझे ब्याज मिलता जाता ना, तो मेरी इसकी वैल्यू बढ़ जाती। इस कारण से भी लोग डेप्रिसिएशन निकालना पसंद करते हैं कि जो पैसा हम निकालेंगे वो जमा करेंगे या कहीं डिपॉजिट करेंगे तो हमको ब्याज मिलेगा। ठीक। और क्या कारण है? यूज ऑफ एसेट्स। अगर किसी भी चीज को तुम यूज करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? घटेगी। आप नया आईफोन दुकान में रखा रहे, कीमत घटती है क्या? क्योंकि वो यूज नहीं हो रहा। लेकिन जब आप खरीद लेते हो, खरीदते बॉक्स खोलते हैं सारी, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब ये होलसेलर है या रिटेलर है, तुमने इसकी दुकान से मोबाइल लाके अपनी दुकान में रखा, कीमत घटी क्या? नहीं। तुमने भी तो खरीदा ही है ना, लेकिन घटी नहीं क्योंकि तुमने यूज नहीं किया। लेकिन तुमने एज अ कस्टमर इसके यहाँ से खरीद लिया तो उसकी वैल्यू घट गई। बॉक्स ओपन होते ही इसकी आधी टाइप की वैल्यू हो जाती है, आधी फिर डाउन होगी। आधी मत बोलो तो डाउन तो होगी ना। हाँ डाउन होती है। 1 लाख का फोन है तो पता चला 90,000 का हो गया। 90 होगा ही होगा। डब्बा खुलता ही। करेक्ट। तो वो क्यों है? यूज की वजह से। कोई भी बंदा एक्चुअली बताओ, कोई भी बंदा तुम सेकंड हैंड गाड़ी लोगे तो क्या उससे उसी कीमत पे लोगे जिस कीमत पे नहीं मिलती है। सेकंड हैंड निकालेंगे फिर, क्योंकि सेकंड हैंड क्या कहलाएगी? क्योंकि यूज हुई इसलिए उसकी वैल्यू कम हुई, और जो वैल्यू कम हुई उसी को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक। और क्या कारण है? नेचर ऑफ एसेट्स। अब ये नेचर कैसे इंपॉर्टेंट है? प्रॉपर्टी किस टाइप की है, ये बहुत मायने रखता है। जैसे बाइक, मैंने तुम लोगों को एक दिन जब डेप्रिसिएशन पढ़ाया था तो कैलेंडर दिखाया था। नेचर ऑफ एसेट्स का मतलब जो है वो क्या है? ये गवर्नमेंट का रेट है। क्या लिखा है देखो, व्यवसायिक भवन यानी बिजनेस की बिल्डिंग, फर्नीचर और फिटिंग, फर्नीचर कितने %? 10%।
ठीक, यानी घर की जो बिल्डिंग है, बिजनेस की जो बिल्डिंग है, वो 10 साल में कबाड़ हो जाएगी, गवर्नमेंट ये कहती है, यानी दुकान। फिर मशीन, प्लांट, मोटरसाइकिल, कार, कितने परसेंट? 15%। नहीं समझ में। भाई बिल्डिंग है, उसको गवर्नमेंट बोल रही है कि 10% लगेगा, यानी 10 साल में इसकी वैल्यू जीरो होगी। हर साल 10% घटाओगे तो 100% कितना हो गया? बराबर 10 साल में खत्म। हाँ। लेकिन फर्नीचर उसके लिए मशीन, प्लांट, मोटरसाइकिल, कार, ये सबके 15% और निकाल 15%, यानी 7.5 साल में वो खत्म हो जाएगी। यानी गवर्नमेंट के हिसाब से 7.5 साल में कार यूज के लायक नहीं रहती। और क्या लिखा देखो, बस, ट्रक, टैक्सी, कार 30%। यानी अगर तुमने ऑटो खरीदा ऑटो चलाने के लिए, तो गवर्नमेंट के हिसाब से 3 साल में ऑटो खत्म, खराब है। 30%, 30%, 30%, तो 90% तो हो गया ना। 3 सवा 30 साल उसकी वैल्यू जीरो। गवर्नमेंट के हिसाब से। तुमने बस खरीदी बस चलाने के लिए, तो गवर्नमेंट के हिसाब से 3 साल में बस खत्म। अब ये मत बोलना कि सर इतनी पुरानी बसें चलती तो हैं, 10 साल पुरानी। लोग रिपेयर करा के, मेंटेनेंस करा के चलाते हैं, अलग बात, पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी वैल्यू जैसे अपन बाइक वगैरह चलाते हैं, उसकी वैल्यू गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत कम रहती है, अपन फिर चलाते हैं ना, चला रहे हैं बस। ठीक। अब इसमें देखो क्या, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर 40%, यानी 2.5 साल में खत्म। और अन्य बुक्स के लिए 40%। और जो तुम्हारी बुक्स है, एकेडमिक बुक 100%। 1 साल का तो तुम खुद दिमाग लगाओ ना कि ये नई किताब तुम लाई हो, अगले साल तुम्हारे लिए इसकी क्या कीमत है? हमारे तो वेस्ट है। तुम्हारे लिए यूज के बराबर क्या कीमत है, यूज के हिसाब से। तुम्हारे तो कोई यूज की नहीं ना, तो क्या हो गया? जीरो। तुम हाफ में बेच देते हो वो अलग बात है, बट तुम्हारे यूज के हिसाब से तो वो जीरो हो गई ना। तो ये क्या है, नेचर ऑफ एसेट्स। नेचर मतलब जैसा नेचर होगा, जैसी उसकी क्वालिटी होगी, उसके हिसाब से अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है। तो बोले ना कि बिल्डिंग पे अलग रेट है, मोटरसाइकिल पे अलग रेट है, कंप्यूटर पे अलग रेट है, किताबों पे अलग रेट है। और ये सब क्या है, एसेट है। तो अलग अलग एसेट्स पे अलग अलग रेट लगता है। तो नेचर ऑफ एसेट। अगला क्या है, रिपेयर एंड रिन्यूअल। अब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिपेयर करना मतलब सोफे की टांग टूट गई, हमने रिपेयरिंग करा दी, तो इसकी लाइफ थोड़ा बढ़ गई, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, डेप्रिसिएशन थोड़ा घट जाएगा, क्योंकि अभी और यूज हो सकती है ना। अब तुम एक कार लेके आए, जम के चला भर रहे हो, उसकी रिपेयरिंग करा ही नहीं रहे, बिगड़ जाती है तो जुगाड़ उगाड़ लगा के फिर चलाने लगते हो, और जल्दी खराब हो जाएगी। तो रिपेयरिंग कराने से उसकी लाइफ बढ़ जाती है। रिन्यूअल मतलब उसमें कुछ नया चेंज करा दिया, मॉडिफाई करा दिया, तो जिसकी वजह से उसकी लाइफ और बढ़ गई। जैसे घर है, घर में पुराना हो गया तो मान लो रेलिंग टूट गई या हिलने लगी, जैसे इसी घर को देख लो, इधर की रेलिंग अलग है, इधर की रेलिंग अलग है, रीजन वो टूटने लगी थी, उसको बदलवाया, तो वो क्या है, निकाला दूसरा लगा दिया, उसी को बनवा दिया, तो दोनों ही की वजह से डेप्रिसिएशन में फर्क पड़ता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन में फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा? कॉस्ट की वजह से, लाइफ की वजह से, रेसिडुअल वैल्यू, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यूज, नेचर और रिपेयर। और क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर।
अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल मतलब पूंजी, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। हमने ऐसी जगह खर्चा किया है जिससे हमारी कोई प्रॉपर्टी बनने वाली है, जैसे बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन कितना 10% है। लेकिन सोचो अगर उसी 10 लाख रुपए से आपने कार खरीदी तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना है 30%। यानी वही 10 लाख रुपए बिल्डिंग खरीदने पे 10 साल में जीरो होगा और कार खरीदने पे वही 10 लाख रुपए 3 साल में जीरो हो जाएगा। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? एक जगह 10 लाख रुपए 3 साल में जीरो हो रहा है, दूसरी जगह वही 10 लाख रुपए 10 साल में। क्यों? क्योंकि जो दूसरा वाला खर्च किया वो कहाँ किया? कार में, इसलिए ज्यादा तेजी से घटा। और पहला वाला खर्च किया था कहाँ? बिल्डिंग में, इसलिए धीरे धीरे घटा। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन होता है, लैंड पे नहीं होता, ध्यान रखना। जबकि बिल्डिंग लैंड के ऊपर ही तो बनेगी। किसी भी जगह पे घर बनाना तो आप गौर करोगे कि वो घर अगर 40 लाख रुपए का है तो 10 साल बाद भी वो पता चला 60 लाख में बिक रहा है, ये हो सकता है 80 लाख में बिके, तो आप बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू तो बढ़ गई, जमीन की वैल्यू बढ़। हाँ, इस मकान इसमें जमीन था 10 लाख का, जमीन वो 50 की हो गई, तो वो जमीन बढ़ गई, बिल्डिंग की वैल्यू तो खत्म हो गई 40 साल 20 साल में। कई बार वो जो जमीन खरीदने वाला है वो ये बोलेगा बिल्डिंग गिरा के दोगे तो हम महंगे में खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको गिरवा के नया बनवाना है, पुराने में तो हम रह नहीं सकते। उसको गिरवाने खर्चा हो जाएगा उसका। अभी मैंने इसी मोहल्ले में एक मकान देखा था सामने अंदर जहाँ गली में, ठीक, तो ये स्थिति है कि भाई हम वहाँ रह सकते हैं लेकिन हम उस तरह का नहीं जिस तरह का हमको रहना है। तो हम तो ये दिमाग लगाएंगे ना हमारी तो जमीन है बस है, हम जमीन के पैसे देंगे, भाई वो पुराना है ना, तो वो तो वो वाली न्यू है ना जो पूरा खुद के बनती थी पत्थर वाली। अब हमको पिलर वाला बनाना है तो हमको 4 मंजिला तानना है, तब नहीं हो सकता उसमें, तो हमको उसको गिराना ही पड़ेगा। तो जब हम गिराएंगे तो गली के अंदर है तो सोचो जब गिरेगा तो उसका मलबा उठवाना और बाहर फेंकवाना महंगा पड़ेगा ना, क्योंकि अंदर मशीन तो घुसेगी नहीं, लेबर से काम होगा तो महंगा पड़ेगा। तो हम जमीन जब खरीदेंगे तो क्या बोलेंगे? वो बोल रहा है 20 लाख रुपए का, बोलेंगे भाई हम 18 लाख देंगे या 17 लाख देंगे। क्यों? 3 लाख तो मेरा तोड़ाने फोड़ाने और कबाड़ हटवाने में लग जाएगा, मेरा तो वैसे 20 लाख का पड़ेगा। और या तो एक काम करो तुम इसको गिरवा दो, जमीन करवा दो, हम तुमको 20 लाख दिए देते हैं, तो भी घूम फिर के गाड़ी वही हो जाएगी कि तुम 3 लाख में गिरा तोड़वा के फेंकवाओगे, है ना, और मैं 20 लाख दूंगा तो तुमको तो 70 ही पड़ेगी ना, खाली मेहनत भर तुम्हारी लगेगी। तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम खर्चा कहाँ कर रहे हैं? अगर हम कैपिटल में खर्च कर रहे हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन कम लगेगा, बजाय इसके हम किसी रेवेन्यू में खर्च करें। रेवेन्यू मतलब ऐसी चीज में जिसकी लाइफ कम है, कैपिटल की लाइफ ज्यादा हो। फिर क्या है? सॉरी, एट द टाइम ऑब्सोलेंस। टाइम ऑब्सोलेंस का मतलब कितना समय बीता है, इस पे बहुत डिपेंड करेगा कि उस प्रॉपर्टी को कितना टाइम। जैसे तुम्हारी मोबाइल वाला एग्जांपल ले रहे थे, समझना, दुकान से तुरंत मोबाइल निकला तो उसकी कीमत 10,000 घटी, लेकिन 1 साल बाद और ज्यादा घटी, 30,000 घटेगी क्या? 30,000, 2 साल बाद आधा हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लो, आईफोन 15 आया, 14 की कीमत का क्या हुआ? क्यों घट गई? क्योंकि न्यू आ गया, उसी के अपडेट वर्जन आ गया। जब अपडेट आया तो पुराने की वैल्यू धड़ाम से नीचे आई, जबकि पुराना आज भी बॉक्स पैक है, क्योंकि वो और ज्यादा फीचर दे रहा है, वो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है उसी कीमत पे। नहीं भाई मान लो 1,20,000 का था, ये 1,30,000 का आया, तो इसकी कीमत घट के खट्टे से 80,000 की हो गई। इतनी भी नहीं घटी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब मान लो 1 लाख ही हो गई तो क्यों? 1 लाख भी नहीं होती, हमारी 1 लाख का साइज में होगी ज्यादा। क्यों?
क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलेगी तो डेप्रिसिएशन पे फर्क पड़ेगा। ठीक है ना। तो टाइम ऑब्सोलेंस क्या है? समय के बीतने के साथ डेप्रिसिएशन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है या उसमें फर्क पड़ता चला जाता है। अगला है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एक्ट। एक्ट मतलब क्या होता है बताओ? एक्ट का मतलब क्या होता है? जो अभी हुआ क्या कानून। हाँ सर, इस एक्ट के तहत इसको लिया जाए। अलग अलग देश में अलग अलग कानून है, तो हर देश का अलग नियम है ना, उस नियम के हिसाब से भी डेप्रिसिएशन बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में आपको आज़ादी है कि आप कैसे भी बाल कटा लो, साउथ कोरिया में है? साउथ कोरिया में फिक्स हेयर स्टाइल है, वही कराना पड़ेगा। आप यहाँ बैठ के मोबाइल में कुछ भी देखते रहते हो, वहाँ 2 चैनल आते हैं। साउथ कोरिया वो भी गवर्नमेंट निकालती है चैनल, और उसमें आधे से ज़्यादा टाइम तो खाली वहाँ के राजा के बारे में बताया जाता है। वहाँ कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। क्या है एंटरटेनमेंट? राष्ट्र की सेवा करो, राष्ट्र के लिए पैदा हुए हो। आपके घर में लड़की हुई 14 साल की हो गई ना, भेज दो किले में, राजा साहब की सेवा में रहेगी 21 साल तक। सारी आदि गई थी। ठीक है। उस देश का वैसा कानून, आपके देश का अलग कानून, किसी और देश में अलग कानून। हमारे देश में बुर्का पहनना वैलिड है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे बुर्का पहनना बैन है। आप नहीं पहन सकते, फेस नहीं ढक सकते आप। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ फेस ओपन नहीं कर सकते, आपको फेस ढकना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ आप जीन्स नहीं पहन सकते। हाँ, कानून है। तो ऐसे, ये तो मैं वो जनरल बात कर रहा हूँ ना, सामान्य कानूनों की। सेम चीज सोचो, अकाउंट के लिए भी तो कुछ कानून बने होंगे, तो हर देश के कानून अलग होंगे। तो जिस देश का जैसा कानून होगा, उस देश के कानून के हिसाब से डेप्रिसिएशन में फर्क आएगा। तुम लोगों ने डेप्रिसिएशन के 2 मेथड पढ़े हैं, टोटल 16 मेथड होते हैं। ठीक, तो आपके देश में 2 मेथड वैलिड बने गए, जिसमें से एक मेथड को कानून ने मान्यता दी है, जो कि आप रियल बिजनेस में यूज करते हो, डीबीएम, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को। बाकी मेथड को गवर्नमेंट वैलिड नहीं मानती इंडिया में। तो किसी और देश में अगर कोई और मेथड वैलिड है तो वहां के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये होते हैं, ये वो कारण हैं जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, अप एंड डाउन। बात समझ में आई? अब अगला पॉइंट है डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। देखो कितने मेथड लिखे हैं तुम्हारी कॉपी में, कितने लिखे हुए हैं। पहला फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस, तो हमें तो 10 लिखे हैं। एनुटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, मशीन आवर रेट मेथड, एनुअल वैल्यूएशन मेथड, स्टैट्यूटरी मेथड, इफेक्टिव एफिशिएंसी आवर मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। हो गया सर, अपने को 2 ही से मतलब। अपन को 2 ही से मतलब है। एग्जाम में ये नहीं आएगा कि राइट डाउन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। अब आता है बात जो अपन को मेथड पढ़ने है, वो है पहला फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या मतलब हुआ उसका? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्या मतलब है इसका, बताओ। फिक्स्ड वर्ड का मतलब जमा हुआ, फिक्स है। फिक्स मतलब एक जैसा, फिक्स का मतलब हाँ, हिलेगा एक जैसा, एक ही जगह पे है। जो एक जगह लग गया सो लग गया। नहीं बोलते फैब्रिक क्यों फिक्स। क्यों फिक्स क्या करता है? तो जहाँ रख दो वहीं चिपक गया। फिक्स मतलब एक जैसा, वो हिलेगा डुलेगा नहीं। तो जब डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो अगर डेप्रिसिएशन 5000 हुआ
तो चाहे 1 साल हो चाहे 10वां साल, 5,000 ही। तो भाई 5 लाख की प्रॉपर्टी है, 10% डेप्रिसिएशन 50,000 होता है, तो हर साल 50,000 बढ़ेगा, 50,000 घटेगा। घटेगा। 5 लाख की प्रॉपर्टी 1 साल बाद कितने की हो जाएगी? 4,50,000। 2 साल के बाद 4 लाख, 3 साल के बाद 3.5, 3.5, फिर अगले साल तीन। हर साल 50 50 50 50 50 घटेगा। हाँ। तो फिर इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? एक फिक्स अमाउंट जो इस टाइम पे अपन को देना है ना, तो इस तरह कुछ होता है। इंस्टॉलमेंट ऐसा अपन स्कूल फीस में भी भरते हैं, फर्स्ट सेकंड। उसको क्या बोलते हैं? जानते हो तुम लोग? मुंह पेट मतलब ऐसा अंदर से लग रहा हो कि हाँ पता तो है, पर याद नहीं आ रहा क्या बोले। हिंदी में एक वर्ड याद होगा, नहीं याद आ तो अभी याद आ जाएगा। किस था सर के लग रहा था ना कि ब्रेन में है पर बाहर नहीं आ रहा है। हाँ, किस इंस्टॉलमेंट का मतलब किस्त, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। पहली किस्त, दूसरी किस्त। फिक्स को क्या बोलते थे? स्थाई। तो हिंदी में बोलते हैं स्थाई किस्त पद्धति। मेथड को क्या बोलते हैं? पद्धति। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट होती है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? द फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड मींस द डेप्रिसिएशन इज फिक्स्ड फॉर ईच ईयर। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का क्या मतलब है? डेप्रिसिएशन हर साल एक जैसा रहता है। अब या तो मैं बोलूं एक जैसा रहता है, या मैं ये बोल दूं कि बदलता नहीं है, मतलब सेम है ना। एक जैसा रहे ये बोला जाए, या बदलता नहीं है ये बोला जाए, दोनों का मतलब तो वही वाली बात हो गई। मेरे को उसको यहाँ बुलाना है तो मैंने बोला कम ही है, ठीक है। अब मेरे को मान लो उसको वहां भेजना है तो मैं क्या करूँ? मेरे को नहीं मालूम, बोलते हैं गो देयर, मेरे को नहीं मालूम तो मैं क्या करूंगा? मैं वहां जाके खड़ा हूँ, बोलूंगा कम ही है। अब मेरे को उसको वहां भेजना है तो मैं वहां तक जाऊं, हाँ, तब तो उसको आज बुलाऊंगा, तब मैं बुलाऊंगा ना। तो अगर मेरे को एक चीज बोलनी है सीधी सीधी या दूसरे तरीके से भी, मतलब वही निकलना चाहिए। मैसेज आया चल रहा है। चलो, तो ये हो गया फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब वो मेथड जिसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की वैल्यू हर साल एक जैसी होती है, वो बदलती नहीं है, उसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। अब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखा है? देखो, अपन ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर थ्योरी का पॉइंट आएगा तो हमसे बनना चाहिए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लेस ईयरली बैलेंस। लेस ईयरली बैलेंस मतलब हर साल इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू घटती चली जाएगी, जो साल के अंत में जो बैलेंस बचेगा वो कम रहेगा। हर साल वैल्यू बहुत घटती चली जाएगी या कम होती चली जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, यानी हम इस पे किस पे निकालते हैं? डेप्रिसिएशन किस पे निकाला जाता है? कॉस्ट पे। 50,000 की मशीन खरीदी तो हर साल तुम 50,000 पे ही तुम 10% निकाल रहे हो, या 20% निकाल रहे हो, या 25% निकाल रहे हो। हर बार किस पे निकल रहा है? जो उसकी मेन कीमत है। जैसे 50,000 डेप्रिसिएशन आया तो किस पे निकला? 5 लाख। पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल किस पे निकाल रहे हैं? 5 लाख। 5 लाख का 50,000 10%। तो हर साल क्या होगा? कॉस्ट पे, यानी जितने में उसको खरीदा था। कॉस्ट मतलब जितने में उसको खरीदा या जितने में उस सामान को बनाया, उसको बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्ट में कौन सी 3 चीजें होती हैं? कई बार बताया है मैंने, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। 3 चीजों से मिलकर कोई भी सामान बनता है,
और इन तीनों की कीमत को मिला के जो प्राइस आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट। जैसे पेन बना तो इसमें कुछ सामान लगा होगा, प्लास्टिक, इंक, फोम, पन्नी, कुछ तो लगा होगा ना, हो गया मटेरियल। उसको जिसने बनाया उस आदमी की लेबर, उस आदमी को जो पैसे दिए गए। और ये जहाँ बना वहाँ का बिजली पानी का खर्चा, बिल्डिंग का खर्चा, इन सबको मिला के इसकी एक कीमत बनी, उसको बोलेंगे कॉस्ट। फिर इसमें हमने अपना प्रॉफिट जोड़ा तो उसको बोलते हैं एमआरपी, कितने में ये बिकेगा। ठीक है ना। तीसरा क्या आइटम है जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। इक्वल अमाउंट या सेम डेप्रिसिएशन या फिक्स डेप्रिसिएशन। तो तीन अलग अलग शब्द है, मतलब वही है। हर साल डेप्रिसिएशन क्या है, इक्वल है ना, सेम है, फिक्स है। तीनों का मतलब एक ही है ना। जैसे एक बंदे का नाम था खड्डा खान, फिर उसी का नाम बदल के हो गया होल सिंह, फिर उसी का नाम बदल के रख दिया सुराग खान। तीनों का मतलब एक है, चाहे खड्डा बोलो, चाहे होल बोलो, चाहे सुराख बोलो, चाहे इक्वल बोलो, सेम बोलो, चाहे फिक्स बोलो, मतलब। अगला क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक, इक्वल रेट। हर साल रेट सेम होगा। ऐसा हो रहा है क्या कि यहाँ 10% है, यहाँ 15, यहाँ 20? हर साल 10% है। फिर नील बैलेंस लास्ट ईयर, जीरो बैलेंस। इसका क्या मतलब है, याद करो अगर ये 5 लाख रुपए है, अगर मैं हर साल 50-50 लाख घटाता जाऊं तो 10वें साल में इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 50 लाख घटने के बाद बचेगी कितनी, जीरो। तो यही बोल रहा है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जीरो बैलेंस हो जाएगा कब, आखिरी साल। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है, एक बार रिवाइज करो फटाफट फिर से। पहला है ना, हर साल का बैलेंस घटता जाएगा। कैसे, पहले साल कितना बचेगा, 4.5, दूसरे साल 4, तीसरे साल हर साल लेस हो रहा है। सेकेंड ईयर क्या है, कॉस्ट, हर बार डेप्रिसिएशन किस पे लगा रहे हो, जितने पे खरीदे थे। तीसरा इक्वल अमाउंट, हर साल डेप्रिसिएशन क्या है, बराबर है। सेम रेट, हर साल रेट परसेंट भी बराबर 10% है। फिर लास्ट ईयर में कितना बचेगा, जीरो। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स निकला इसी से निकला ना। कॉस्ट होगी, सेम रेट होगा, हर साल वैल्यू घटेगी, सेम डेप्रिसिएशन होगा और आखिरी में जीरो हो जाएगा, है ना। अपन ने इसी से कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ समझे। अगला क्या है इसमें थ्योरी में, इसको लगाने के क्या फायदे हैं, एडवांटेज क्या है। जो पहला इजी है, फिक्स है, आसान होता है कैलकुलेट करना, फिक्स है, इजी कैलकुलेट है, वैल्यू ऑफ एसेट्स कैन बी रिड्यूस टू जीरो। देखो वही चीज आ रही है, वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये इसका फायदा है। आखिरी में नो नीड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, फिक्स है, नो कैलकुलेशन नीड, हर साल बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मालूम है 50,000 होता है, हर बार उतने घटाते जाओ। फिर सूटेबिलिटी, यानी आसानी से सूट करता है, कोई भी आसानी से यूज कर सकता है, बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन या ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान तरीका है। तो अगर ये ना याद रहे, देखो आएगा तो एक ही चीज आएगी, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा या तो एडवांटेज आएगा।
और दोनों का मतलब एक ही होता है। ध्यान से समझना, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, एडवांटेज बोलो, मेरिट बोलो, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस बोलो, सब एक ही चीज है। तो अगर आपने एक याद कर लिया तो कुछ भी पूछे लिखना वही, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ ले और फिक्स इंस्टॉलमेंट का एडवांटेज भी पूछ ले, क्योंकि उसके बाद और भी बहुत कुछ पूछने के लिए है, ठीक है ना। तो अगर आप इसके एडवांटेज में बोलते हो कि लेस ईयरली बैलेंस, हर साल ईयर के लिए बैलेंस कम होता है, कॉस्ट पे निकलता है, इक्वल अमाउंट होता है, सेम रेट होता है और जीरो बैलेंस हो जाता है, तो यही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और यही इसकी एडवांटेज। क्योंकि आप देखो ना, ये वाला और ये वाला यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस ये दोनों नए आ रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें है, हर साल सेम बैलेंस रहेगा, इजी हुआ ना कैलकुलेट करना। सूटेबल क्यों है, क्योंकि आसान है, जो चीज आसान होती है वो हर आदमी के लिए सूटेबल हो जाती है। आज गूगल पे आप लोग क्यों यूज कर ले रहे हो, फोन पे गूगल पे क्यों यूज कर ले रहे हो, पेटीएम क्यों यूज कर ले रहे हो, क्योंकि आसान है। अभी यही मेथड ये हो जाए कि पहले उसका अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, IFSC कोड डालना पड़ेगा, उसका नाम डालना पड़ेगा, एक भी अच्छा गलत हो जाएगा तो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, समझ यार, बड़ा पछड़े वाला काम है यार, काम कर ले पैसा कैश पकड़। आसान आपके लिए क्या, मोबाइल निकाला, स्कैन मारा, खट किया पेमेंट, तो आपके लिए सुटेबल है। तो जब जो चीज सुटेबल होती है पब्लिक उसको बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर सकती है। अभी सोच के देखो, आप जेब में रुपए लेके घूमते हो जाता है या कॉइन लेके, रुपए। अब जस्ट इमेजिन करो कि गवर्नमेंट 100, 200, 500 के नोट बंद कर दे और 100, 200, 500 के सिक्के लॉन्च कर दे, तब लोग क्या सोचेंगे, तो कौन सिक्का लेके घूमे यार, मोबाइल से पेमेंट कर दो, और यूज बढ़ जाएगा। रीजन, सिक्का में 500 रुपया ले जाना, तो 500 सिक्का रखे जेब में, तो बचल जेब बढ़ गए, फर्क तो पड़ेगा। तो ये वो चीज है, ये हो गए एडवांटेज। इसका नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो पहला डिसएडवांटेज क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाला जाता, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज निकालने की इसमें जरूरत नहीं होती, ये इसका नुकसान है। दूसरा, नो प्रोविजन फॉर परचेज ऑफ न्यू एसेट्स, इसकी वजह से न्यू एसेट्स नहीं खरीदते लोग, इसीलिए इसका डिसएडवांटेज जल्दी आता नहीं है, क्योंकि इसके पॉइंट ऐसे हैं जो कि एक्चुअल में सूट नहीं करते। फिर नो सुटेबल फॉर ड्यू टू अनइक्वल बर्डन, अनइक्वल बर्डन क्या है, इसको समझना, तुमने बस खरीदी 50 लाख रुपए की, समझना, उसका हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगा रहे हो, 5 लाख रुपए, 10% के हिसाब से। ये बताओ, नई बस है तो ज्यादा पैसा कमा के देगी, तब तुम्हारे लिए 5 लाख रुपए निकालना प्रॉफिट से आसान होगा, आसान होगा ना, कमाई हो रही है। यही बस जब 6 साल की हो जाएगी, पुरानी हो गई, अब भी तुमसे वो बस से तुम बोल रहे हो कि 5 लाख रुपए खर्चा निकालो, कठिन पड़ेगा ना, क्यों, कमाई घट गई, 5 लाख का कमाई रही है तो तुमको दे रही है, कहाँ बचेगा, इसलिए क्या बोल रहा है ये, अनइक्वल बर्डन, बर्डन इक्वल नहीं, नए के ऊपर भी उतना ही बोझा डाले हो और पुराने के ऊपर भी उतना ही बोझा डाले हो। अभी तुम यंग हो, नए हो, तुमको मैंने किसी फैक्ट्री में काम पे लगाया, तो जिस स्पीड से तुम काम करोगे क्या उसी स्पीड से एक 50 साल का आदमी करेगा, और मैं बोलूँ मैं तुम दोनों को बराबर तनख्वाह देता हूँ तो बराबर काम करो, पॉसिबल नहीं।
इसीलिए क्या होता है बड़ी बड़ी कंपनी में, जब कोई पुराना हो जाता है, सीनियर हो जाता है, तो उसको मैनेजर बना देते हैं, ऊपर की पोस्ट में बैठा देते हैं। जहाँ पे क्या काम है इसका, जहाँ पे ताकत का काम है वहाँ पे यंग आदमी को लगाया, और जहाँ ब्रेन का काम है वहाँ एक्सपीरियंस वाले को बैठाया कि वो बताएगा कि ऐसे करना है, खुद नहीं करना, बताएगा, क्योंकि तुमको उसका तरीका नहीं मालूम, तुम नए हो, उसको तरीका मालूम है क्योंकि वो कर चुका है। तो वहाँ अनइक्वल बर्डन नहीं होता, वहाँ इक्वल बर्डन हो जाता है। कैसे कि भाई उसको जिस हिसाब का वो आदमी उस हिसाब का काम दे दिया, तुम जिस हिसाब के हो तुमको उस हिसाब का काम दे दिया। आज कोई बोलता है काम, उसको क्या बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर को या विनोद कांबली को क्या कि मैच खेलो, नहीं, मालूम है 50 साल के हो गए, कहाँ से दौड़ेंगे। उनको क्या काम दे दिया दूसरा, दूसरों को बताओ कैसे अपनी ट्रिक बताओ, और नई जनरेशन को वहां ले आए। तुम्हारे स्कूल का एग्जांपल ले लो, ये वाली बिल्डिंग पुरानी हो गई, तो ऊपर कौन सी क्लासें लग रही हैं सबसे टॉप फ्लोर में? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उन बच्चों का वजन तुम्हारे लोग के कंपैरिजन में बहुत कम है। पहले 12वीं तक वही लगा था, तो वेट लोड ज्यादा था बिल्डिंग के ऊपर। उन्होंने एक नई बिल्डिंग बनाई, 6 तक, 6 ऊपर के बच्चों को वहाँ ले गए, यहाँ नई बिल्डिंग, और यहाँ छोटे बच्चों को रख दिया, तो बिल्डिंग पे लोड क्या हो गया, कम हो गया। सोच के देखो ना, 100 तुम्हारी उम्र के बच्चे बैठे हों और 100 थर्ड या फोर्थ के बच्चे बैठे हों, ये तो वेट करता, वेट का फर्क पड़ गया ना, तो बिल्डिंग लोड झेल सकती है। अगर नहीं हम इक्वल बटन झिलाएंगे तो भैया बिल्डिंग पुरानी हो गई, नहीं पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ यही नुकसान है कि अनइक्वल बटन हो जाता है, पुरानी होने के बाद भी हम उस पर उतना ही खर्चे का लोड डाले हुए, तो वो नहीं झेल पाएगा भाई। नई कार थी, हम 20 आदमी ठूस कर ले जाए, पिकअप कर लेगी। अब पुरानी कार हो गई, 5 में से 6वां आदमी बैठाएंगे तो वो गाड़ी दिक्कत खड़ी करेगी, खींचेगी नहीं, पिकअप नहीं लेगी। तो अनइक्वल बटन होता है इस मेथड में, ये इसका नुकसान है। नेक्स्ट क्या है, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अमाउंट आफ्टर एडिशन और सेल ऑफ एसेट्स। जब हम उसको सेल करते हैं और सामने वाला बोलता है भैया आप जिस मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहे हो और बता रहे हो तुम्हारी मशीन की कीमत इतनी है, तो उसमें हमको घाटा हो सकता है। कैसे? 5 साल बाद इस मशीन की वैल्यू 5 लाख के हिसाब से कितनी बची, 2.5 लाख। और अगर यही तुम डीबीएम से लगाए होते तो इसकी वैल्यू होती 3 लाख, क्योंकि उसमें हर साल कम होता जाता डेप्रिसिएशन। तो इसके हिसाब से सामने वाला आपको पैसे कम देगा कि ज्यादा देगा? अब तुम्हारे हिसाब से, रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी वैल्यू ही 2.5 लाख है, तो वो बोलेगा 2.5 लाख की तो मशीन है, हम आपको ज्यादा से ज्यादा 2 लाख दे सकते हैं। लेकिन जब तुम वो दूसरे मेथड से लगाओगे, तुम क्या बताओगे मशीन की वैल्यू कितनी है, तो तुम उसका 2.5 लाख मान सकते हो। तो यानी इसमें क्या नुकसान है, जब सेल्स ऑफ एसेट्स होती है तो हमको कीमत कम मिलती है, क्योंकि तेजी से वैल्यू बढ़ती है। समझ में आ रही बात? क्योंकि जब डीबीएम लगाओगे तो 5 लाख में पहले साल कितना लगाओगे, 50,000, बचा कितना, 50,000। अब इसमें कितना लगेगा, 45,000 लगा। अब देखो यहाँ कितने 5,000 का फर्क आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। और यहाँ क्या होता, पहले साल 50 लाख का, तो पहले साल तो 5 लाख लगाते तो बचता कितना, 45 लाख। अगले साल तुम फिर लगाते 4.5 लाख, फर्क पड़ता। तो यहाँ भी क्या लगाते, वापस 5 लाख, तो बचता 40। ये है 5 लाख और ये है एक जीरो यहाँ और बढ़ा लो, 4.5 लाख। 50,000 का फर्क आ गया कि नहीं आ गया सेकेंड ईयर में?
थर्ड ईयर में फिर फर्क आएगा, फोर्थ ईयर में फिर फर्क आएगा। इसका ये नुकसान है कि सेल्स के टाइम पे हमको वैल्यू कम मिलती है, क्योंकि हम खुद ही उसको इतने घटा चुके हैं, ये गिरा चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, नो रिकॉग्निशन फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सबसे बड़ा नुकसान यही है, नॉट वैलिड। गवर्नमेंट इसको मानती नहीं, गवर्नमेंट किसको मानती है, गवर्नमेंट मानती है DVM। ठीक। तो मैंने एक क्वेश्चन तुम लोगों को पढ़ाया था ना कि FIM को SLM क्यों कहते हैं, ग्राफ वाला, वो क्वेश्चन जरूर रिवाइज कर लेना। तो वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, दिमाग बैठा। और एक क्वेश्चन कल मैं पढ़ाऊंगा FIM और DBM में क्या डिफरेंस है। कल DBM में बात करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस की बात करेंगे, क्योंकि डिफरेंस भी आने की संभावना। ठीक, आज ये आई तो थी पर नीचे रह गई, पूछ के फिर आए, उसके बाद भी नहीं आए। बदमाशी है और कुछ थोड़े है।